हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी का जो पेपर 7 अप्रैल 2016 की शिफ्ट 3 में हुआ था उसमें जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे सोल्व करेंगे। इससे पहले भी मैंने रेलवे एनटीपीसी के बहुत सारे पेपर सोल्व किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मैं हिंदी में पढ़ूंगा, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो स्क्रीन को पॉज करके आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में अगर मैं पढ़ने लग गया तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश एक एफडी में निवेश करता है 13,000 रुपये पर 6 महीने के लिए 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से राशि क्या होगी। ब्याज त्रिमाही संयोजित है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, वो हमें निकालना है। सबसे पहले आप याद रखें जो समय होता है टाइम वो साल में होता है, तो मुझे 6 महीने का निकालना है। लेकिन ब्याज जो है वो साल में लगता है, लेकिन अगर 6 महीने में या 3 महीने में लगना हो तो उसके लिए स्पेशल क्वेश्चन में दिया होता है। जैसे ब्याज त्रिमाही है, त्रिमाही मतलब 3 महीने में लगेगा। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो 3 महीने की कितने पार्ट हो जाएंगे, 4। ब्याज कितने दिन तक लगना है, 6 महीने तक। तो 6 महीने में 2 टर्म आएगी, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी स्टैंड फॉर टाइम, ठीक है ना, 2। और रेट मतलब दर कितनी है, 20% वार्षिक है, 20% वार्षिक है। यानी एक साल में यानी 12 महीनों में 20% लगती है, तो 3 महीने में कितनी लगेगी, 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 5%। तो रेट क्या दिया हुआ है, 5% त्रिमाही, ठीक है ना, त्रिमाही, ठीक है ना। तो अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितनी है, 13,000 रुपये। ये 13,000 रुपये है। इसके ऊपर पहली 3 माही में, त्रिमाही में कितना ब्याज लगेगा, 5%। 5% का मतलब होता है 5/100, ठीक है। तो 13,000 का 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 650 रुपये ब्याज आ गया पहले 3 महीनों में। दूसरे 3 महीनों में क्या होगा, फिर से 13,000 के ऊपर 650 रुपये ब्याज, ठीक है। और चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इन 650 के ऊपर भी 5% यानी 5/100 के हिसाब से ब्याज लगेगा, और वो कितना रहेगा, 32.5, ठीक है। अब ये ब्याज और ये ब्याज जोड़ दीजिए 13,000 में। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, 650 दूनी 1300, 1332.5, ये आ गया ब्याज। हमें टोटल अमाउंट निकालनी है, टोटल अमाउंट, कुल राशि पूछी है, ठीक है ना, क्या राशि होगी, तो कुल राशि पूछी है। तो ये जो अमाउंट है इसमें 13,000 रुपये जोड़ दीजिए, तो कितना आएगा, 14,332.5 रुपये। यानी ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 120 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए जो एक्सटर्नल एंगल होता है, एक्सटर्नल एंगल या फिर बाह्य कोण, ठीक है, इसका जो सम होता है ना वो कितना होता है, 360, ठीक है। अगर मुझे एक कोण निकालना हो, यानी ईच एंगल या प्रत्येक कोण वो निकालना हो, तो वो किसके इक्वल रहेगा, 360 के डिवाइड में n होता है नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स मतलब जो आकृति बनाऊंगा, ठीक है ना, वो 3 पॉलीगन मतलब त्रिभुज भी हो सकती है, चतुर्भुज भी हो सकती है, कितनी भी साइड हो सकती है। तो उसमें जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो n है। तो ईच एंगल कितना दिया हुआ है, प्रत्येक एंगल बाह्य कोण 120 डिग्री, किसके बराबर है, 360 डिवाइड में n। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी, 360/120, काट दीजिए 3 पे। तो यानी जो
त्रिभुज मतलब कि जो पॉलीगन आई है वो क्या है, त्रिभुज है, 3 साइड हैं, तो वो इस तरह से रहेगी। ठीक है, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ठीक है, एंगल चेंज हो सकते हैं, मतलब ये एंगल क्या है, क्या दिया हुआ था 120 डिग्री, तो इस 120 डिग्री एंगल से मैंने क्या निकाल लिया, ये त्रिभुज। ठीक है ना, तो n की कितनी वैल्यू आई, 3, तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित एक बस 15% की हानि पर 23,800 रुपये में बेचता है, उसे 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए बस की कीमत 100 यूनिट है। ठीक है, तो 100 यूनिट मैंने बस की कीमत मानी, तो 15% हानि का क्या मतलब है, 15 यूनिट का लॉस, 15% को मैं क्या लिखूं, 15/100। ठीक है ना, अब 100 यूनिट तो मैंने माना हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ बस, मतलब क्रय मूल्य है। ठीक है, और 15 यूनिट क्या आ जाएगी, हानि यानी लॉस, तो यानी वो बस कितने में बेची है, 100 - 15 यानी 85 यूनिट में। ठीक है, बट एक्चुअल में ये वैल्यू कितनी दी गई है, ये बोला गया है कि बस को बेचा गया 23,800 रुपये में। ठीक है, 800 रुपये में, तो आप कैंसिल कीजिए, एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 280 रुपये, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, 280 पे, तो एक यूनिट इज इक्वल टू 280 रुपीज़। ठीक है ना, अब क्या पूछा गया है कि उसे 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। अब 100 यूनिट तो खरीद मूल्य है, 15% लाभ का मतलब क्या है, 15 यूनिट डिवाइड में 100 यूनिट। ठीक है ना, 15% का मतलब यही हुआ ना, 15/100। अब 100 यूनिट तो हमने कॉस्ट प्राइस मानना है, यानी खरीद मूल्य या क्रय मूल्य। ठीक है, और 15 यूनिट जो है वो है प्रॉफिट, लाभ, तो बेचना कितने में पड़ेगा, 100 और 15, 115 यूनिट। 115 यूनिट में इसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, अब एक यूनिट की वैल्यू 280 है, तो 115 की कैसे निकालोगे, 115 गुना 280 रुपये, तो टोटल अमाउंट कितनी आएगी, टोटल अमाउंट आएगी 32,200 रुपये। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एयरमैन के रूप में लोहित आयुष से दोगुना सक्षम है, एल फॉर लोहित और ए फॉर आयुष। तो एयरमैन के रूप में लोहित आयुष से दोगुना सक्षम है, तो अगर आयुष एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो लोहित 2 यूनिट काम करेगा, तो मतलब उनके काम का रेशो ये दिया गया है। वे मिलकर एक कार्य को 17 दिनों में समाप्त करते हैं, आयुष अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए बीच में है टोटल काम, यहाँ पे यूनिट वर्क, तो ये लोहित प्लस आयुष, ये आयुष है, ये लोहित है। ठीक है, मैंने मान लिया आयुष एक दिन में 1 यूनिट काम करता है और लोहित डबल काम करता है, तो ये 2 यूनिट, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 3 यूनिट। ठीक है, अब दिया क्या हुआ है, वे दोनों मिलकर काम को 17 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 17 दिनों में। यहाँ पे क्या है, टोटल टाइम। ठीक है, एक दिन में वो 3 यूनिट काम करते हैं, समय लग रहा है 17 दिन, तो टोटल वर्क कितना आएगा, टोटल वर्क आएगा 17 × 3 = 51। ठीक है ना, 17 × 3 = 51 यूनिट। अब पूछा है आयुष अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब काम है 51 यूनिट, आयुष एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 51 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 51 दिन में। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनीश क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बराबर दूरी तय करता है तथा कुल 32.5 मिनट का समय लेता है, कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात करें। देखिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। ठीक है, बराबर दूरी है तो मैंने एक लेंथ x मान ली, तो ये भी x है, ये भी x है।
ए से बी तक आने में उसने कितनी स्पीड दिखाई, 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो इस स्पीड से चला। फिर क्या है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब गति यानी स्पीड, स्पीड होता है दूरी यानी डिस्टेंस, यानी दूरी बटे टाइम, टाइम मतलब समय, ठीक है। हमें डिस्टेंस दी गई है और स्पीड दी गई है, ठीक है ना। तो हमें टाइम निकालना है, टाइम को इस साइड ले आओ तो समय क्या आता है, समय होता है दूरी बटे गति, ठीक है ना, दूरी बटे गति। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, दूरी बटे गति क्या होता है, समय। तो x बटे 6 प्लस ये भी, यहाँ भी कुछ ना कुछ समय आएगा, x बटे 4 प्लस यहाँ भी कुछ ना कुछ समय लगेगा, x बटे 8। ये टोटल समय किस में आएगा, घंटों में, बट हमें दिया हुआ है 32.5 मिनट दिया हुआ है। तो इसको 60 से डिवाइड करूँगा तो ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बोला है कुल दूरी तय करने में 32.5 मिनट लगे हैं। इनको सोल्व करूँगा, यहाँ पे यूनिट क्या है, यूनिट है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, यानी घंटों में है। यहाँ पे समय मिनटों में था तो मैंने 60 से डिवाइड किया, ये भी घंटों में कन्वर्ट हो गया। अब x यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या रहेगा, 1/6, 1/4, 1/8 रह जाएगा। तो मैंने क्या किया, 24 एलसीएम ले लिया, ठीक है। 24 के डिवाइड में 6 करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, 24 के डिवाइड में 4 करेंगे तो यहाँ 6 आएगा, 24 के डिवाइड में 8 करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। किसके बराबर है, 32.5/60, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये 24 इधर मल्टीप्लाई में और 4 और 6 10 और 3 13 डिवाइड में, यानी 32.5 डिवाइड में 60 गुना 24/13, ठीक है। जब आप इनको काटोगे, सोल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 1 किलोमीटर। हमसे पूछा है कुल दूरी ज्ञात कीजिए, ये 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है और ये 1 किलोमीटर है। a से d तक की कुल दूरी कितनी आई, 1 2 3, यानी 3 किलोमीटर। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 1568 तथा एलसीएम 56 है तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल जो कि दिया हुआ है वो हमेशा होता है उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के, ये फॉर्मूला है, ठीक है। 1568 एलसीएम की वैल्यू क्या दी गई है, 56, ठीक है। तो ये डिवाइड में आ जाएगा 56, एचसीएफ राइट हैंड साइड में जो कैंसिल होता है उससे काट दीजिए, ठीक है ना। तो मैं 7 से कैंसिल करता हूँ, 7 × 2 56, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, ठीक है। फिर 2 पे कैंसिल या 4 पे कर लीजिए, 2 पे कैंसिल करता हूँ, 4 1 1 2, ठीक है। फिर 4 पे कैंसिल, कितना आएगा 28। तो एचसीएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 28, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 95 रुपये को 2, 3, 6 और 8 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो रुपये उनके संबंधित अनुपात में होंगे, ठीक है ना। यानी 95 रुपये को इस रेशियो में बांटा गया है, ठीक है, और वो रुपये कितने होंगे। अब रेशियो क्या है, 2, 3, 6 एंड 8, ठीक है, ये है। तो मान लीजिए मैंने इसको x से मल्टीप्लाई किया तो 2x इसके हिस्से में आए, फिर इसके हिस्से में 3x, 6x और 8x, ठीक है। सबको जोड़ोगे तो टोटल कितना दिया हुआ है, 95 रुपये, ठीक है, 95 रुपये। तो 2 और 3 5 और 6 11 और 8 19x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19 पंजे 95 यानी 5 रुपये। तो फर्स्ट को क्या कितने मिले, 2x, यानी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 10, फिर 15, फिर 30 और फिर 40, 10 15 30 40। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणना कीजिए 21,212 को
9,999 से गुना करना है। अब देखिए 21,212 को, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 9,999 को लिख लेता हूँ 10,000 माइनस का 1, ठीक है। अब इसके साथ डायरेक्ट गुना करूँगा तो मेरे पास आएगा 21212, फिर 4 0, ठीक है। फिर 1 के साथ गुना करके घटाना है तो 1 के साथ गुना करूँगा 21212, ठीक है, ये घटा दीजिए, ठीक है। यहाँ 0 है तो यहाँ इधर से एक यहाँ पे कॉमन जाएगा, 10 में से 2 घटाइए 8, फिर यहाँ 9 बचे, 9 में से 1 घटाइए 8, फिर यहाँ 9 बचे, 9 में से 2 घटाइए 7, 9 में से 1 घटाइए 8, यहाँ पे 1 बचा तो 1 यहाँ से आएगा, 11 माइनस 2 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 बचा 212, ठीक है। सिंपली सब्ट्रैक्ट करना था तो 21 20 98 78 8 किस में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 12% तक धोखा देता है तो उसकी कुल लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखिए कोई वस्तु को हम खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, और जब बेचते हैं तो उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो दुकानदार ने जब कोई वस्तु खरीदी यानी फल खरीदा तो उसने 12% की क्या की, धोखाधड़ी यानी चीटिंग की, ठीक है। तो देखा जाए तो 12% का उसने लाभ कमाया। जब उसने उसी फल को बेचा तो 12% का यहाँ धोखा किया तो यहाँ भी प्रॉफिट कमाया। तो हमें निकालना है ये 2 बार जो प्रॉफिट उसने किए हैं, मतलब कैसे प्राप्त किए, धोखा करके, ठीक है, चीटिंग करके। तो इसके एक, इन दोनों प्रॉफिट के इक्विवेलेंट एक कौन सा है, हमें वो निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए गुना बी डिवाइड में 100। ये किसके इक्वल आएगा, 12 प्लस 12 प्लस फिर 12 की गुना 12 से डिवाइड में 100। ये आ गया 12 प्लस 12 24 प्लस 12 की 12 के साथ गुना 144 के डिवाइड में 100 यानी 1.44, तो ये आ जाएगा 25.44%। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2:9 है और उसमें HCF 32 है, हमें LCM निकालना है। दो संख्याएं हैं, उसका अनुपात कितना दिया गया है, 2:9। अब देखिए 2 और 9 में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन सिर्फ 1 है। जब दो संख्याओं के अनुपात में एक कॉमन है तो वो कॉमन क्या होता है, उसको बोलते हैं हम HCF, कॉमन को बोलते हैं हम HCF। वो एक्चुअल में कितना दिया हुआ है, 32, ठीक है। HCF कितना दिया हुआ, 32। एक यूनिट की वैल्यू 32 आ गई तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 64, यानी एक संख्या कितनी आ गई, 64। और 9 से गुना करूंगा तो मेरे पास आएगा 9 गुना 32, ठीक है। ये दूसरी संख्या आ गई। दो संख्याएं निकालनी थी, हमारे पास दोनों संख्याएं आ गई। अब हमें LCM निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं की गुना बराबर होती है HCF और LCM की गुना के। तो दो संख्याओं की गुना करता हूँ, 64 गुना 2 9 गुना 64 गुना 9 गुना 32 बराबर है HCF कितना है, 32 गुना LCM, ठीक है। 32 से 32 कैंसिल, 64 नीमा 576, ठीक है। LCM की वैल्यू आ गई, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 आदमी एक खिलौने को 20 दिनों में बना सकते हैं, 8 आदमी उसको बनाने में कितना समय लेंगे। अब देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, M1 T1 इज इक्वल टू M2 T2, ठीक है। M1 मैन पावर, T1 टोटल टाइम, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन में कितना आदमी है, 15, और समय कितना लगा, 20 दिन, बराबर होंगे M2 यानी दूसरी कंडीशन में आदमी कितने हैं, 8, तो हमसे पूछा है कितना समय लगेगा।
4 पे कैंसिल कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 15 पंजे 75, डिवाइड में ये 2 आ जाएगा, किसके इक्वल आएगा T2। ठीक है, तो ये आ गया 37.5। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मान लीजिए वस्तु का जो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस था वो 100 यूनिट था। ठीक है, तो 100 यूनिट क्या था, कॉस्ट प्राइस, उसको 4% लाभ पर बेचा गया, मतलब 104 यूनिट में बेचा गया। ठीक है, उसके बाद 100 यूनिट की सेम वही वस्तु थी, फिर उसको 10% यानी यहाँ पे तो 4%, यहाँ पे 10% प्रॉफिट पे बेचा गया, यानी 110 यूनिट में बेचा गया। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 6 यूनिट। 6 यूनिट एक्चुअल में किसके इक्वल है, दोनों का डिफरेंस एक्चुअल में कितने रुपए दिया गया है, 3 रुपए के। ठीक है, 6 यूनिट 3 रुपए के बराबर है, 1 यूनिट कितने रुपए के बराबर होगी, 0.5 रुपए के। ठीक है, तो पहली वस्तु जो 4% के ऊपर बेची है उसका एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 0.5 को 104 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 52, और 10% वाली वस्तु को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ आएगा 55 रुपये। ये 52 रुपये, ये 55, दोनों का रेशियो पूछा है तो रेशियो आ गया 52:55, यानी दोनों का अनुपात जो पूछा था वो क्या है, 52:55। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राची 550 रुपये 5% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज पर लेती है, 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी। अब टाइम कितना दिया हुआ है, 4 ईयर। ठीक है, रेट क्या है यानी दर 5%, और प्रिंसिपल क्या है यानी मूलधन 550। हमें क्या निकालना है, अमाउंट, टोटल अमाउंट। ठीक है ना, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज वो कितना होता है, प्रिंसिपल गुना टाइम गुना रेट डिवाइड में 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 पे 5 दूनी 10, 2 से, तो ये आ जाएगा 110। टोटल अमाउंट कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ये आ जाएगा 660, 660 रुपये हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 की पावर -3/2 है, तो हमें निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी। अब 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, फिर होल पावर कितनी है, -3/2। अगर 2 पावर और उनका बेस एक ही हो तो दोनों पावर गुना में होती है। ठीक है, तो 2 की पावर, ये जो पावर में 2 था और -3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, तो 2 की पावर कितनी है, -3। ठीक है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 3, क्योंकि ये माइनस था नीचे आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। 1/2 की पावर 3 कितना होता है, 8, यानी 2 को 3 बार लिखो, 2 गुना 2 गुना 2 कितना आ जाएगा, 8। तो 1/8 जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नंबर्स दिए गए हैं और हमें उसका बहुलक निकालना है, मतलब कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन ए में देखिए 1/4, तो 1/4 चेक करते हैं कितनी बार आया है, 1 2 बार। फिर 1/2 ये कितनी बार आया है, 1 2 3। फिर सी देखते हैं 3/4 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, और फिर 1 है, 1 कितनी बार आया है, ये भी 1 बार है। तो बहुलक का कौन सी कितनी बार आया है, सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 1/2, तो यही बहुलक है। ठीक है ना, मोड। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है।
आरोही क्रम मतलब एस्केंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ता क्रम, ठीक है ना। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हर एक ऑप्शन में 3 नंबर हैं। तीनों नंबर एक जैसे हैं, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं किन्हीं 2 नंबर को कंपेयर करता हूँ, 5/6 और 11/12, ठीक है। मुझे इनको कंपेयर करना है, कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 12 पंजे 60, 11 6 66। तो आप देख सकते हो 66 ज़्यादा बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो इससे बड़ा है, ठीक है। जब ये बड़ा है तो सबसे पहले क्या आएगा, छोटा नंबर 5/6, ठीक है। फिर आएगा 11/12, ठीक है। हो सकता है जो तीसरा नंबर है 8/9 वो बीच में आ जाए, ठीक है ना। तो 5/6 हमें पता चल गया इस साइड में आएगा, ठीक है ना। यानी 5/6 से आगे क्या आएगा, 11/12। तो ए ऑप्शन में है, A B C D, ए में है, बी में भी है, देख सकते हो। सी में क्या है, सी में भी है, डी में नहीं है। डी में 5/6 राइट हैंड साइड में है, जबकि ये लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए था 11/12 की। तो डी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब मैं किन्हीं और नंबर को कंपेयर करता हूँ। अब मैं कंपेयर करता हूँ 5/6 और 8/9 को, 5/6 और 8/9 को। क्रॉस मल्टी 9 पंजे 45, 8 6 48। तो आप देख सकते हो 8/9, ठीक है ना। या फिर आप इन दोनों नंबर को भी कंपेयर कर सकते थे, ठीक है ना। तो इन 8/9 5/6 से बड़ा है, तो कहाँ पे रखेंगे उसको, ऑप्शन में देखते हैं। डी ऑप्शन तो गलत हो गया। ए ऑप्शन में देखिए 8/9 5/6 के हमेशा राइट में आना चाहिए, 5/6 के राइट में है ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन में देखिए 8/9 5/6 के लेफ्ट में है, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। सी की 5/6 के राइट में है 8/9, तो सी ऑप्शन सही हो सकता है। अब क्या करते हैं, कंपेयर किसको करते हैं, 11/12 और 8/9, क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 9 99 और 12 8 96। तो आप देख सकते हो 11/12 बड़ा है 8/9 से, इसका मतलब राइट साइड में 11/12 आएगा, ठीक है। तो 11/12 बी और सी में है, यानी ए ऑप्शन गलत, बचा कौन सा, सिर्फ सी। तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन ए 15/17, साइन बी 7/25 है, तो साइन ए माइनस बी की वैल्यू निकालिए। सबसे पहले आप फॉर्मूला याद रखिए साइन ए माइनस बी का। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। हमें दिया क्या क्या हुआ है, साइन ए ये वैल्यू दी गई है और साइन बी ये वैल्यू दी गई है। कोस बी और कोस ए निकालना है। अब साइन ए की वैल्यू क्या है, देखिए साइन ए इज इक्वल टू 15/17, ठीक है। साइन ए, साइन फंक्शन क्या होता है, एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो साइन हमेशा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है बेस, यानी परपेंडिकुलर। साइन ए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 17, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके हम बेस निकाल सकते हैं, वो कितना आएगा 5। ये 3 नंबर आपको ऑलरेडी याद होने चाहिए, ट्रिपलेट हैं ये, सॉरी 5 नहीं 8, एक्सट्रीमली सॉरी, ये 8 आएगा, ठीक है ना। ये बाय मिस्टेक बोल दिया। ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल क्या है ए, परपेंडिकुलर है 15, हाइपोटेन्यूज 17, तो बेस क्या है 8। आपको याद होने चाहिए। ये कुछ एक ट्रिपलेट हैं, जैसे 3 4 5 8 15 17, ठीक है ना, ये हैं, या फिर 24 7 25, ठीक है। तो बड़ा नंबर हमेशा क्या होता है, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ से मैं कोस ए निकाल सकता हूँ। कोस ए की वैल्यू क्या आएगी, कोस ए क्या रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 8/17। तो कोस ए की भी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मुझे और क्या दिया गया है, मुझे दिया गया है साइन बी की वैल्यू।
साइन बी की वैल्यू 17/25 दी गई है। तो एक ट्रायंगल जिसका लंब 7 हो और हाइपोटेन्यूज कितना है, यानी कर्ण 25 हो, तो बेस कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर फिर अंडर रूट कर देना, तो ये आएगा 24। पाइथागोरस थ्योरम करके ये निकाला है, ठीक है ना। तो यहाँ से कोस बी की वैल्यू, ये एंगल क्या है बी, यहाँ से कोस बी की वैल्यू क्या आई है, आधार बटे कर्ण यानी 24/25, राइट। अब आपको सब वैल्यू पता है, साइन ए की ये रही, कोस बी की ये रही, ठीक है, माइनस कोस ए की वैल्यू ये है और साइन बी की वैल्यू ये है। जस्ट वैल्यू पुट कीजिए, साइन ए 15/17, कोस बी 24/25 माइनस का कोस ए 8/17 गुना साइन बी 7/25, ठीक है। तो करिए क्या, अब एलसीएम ले लीजिए, 25 गुना 17 का एलसीएम क्या आएगा, मतलब इनकी गुना ही कर दीजिए, कितना आएगा 425, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 15 गुना 24 यानी 360 माइनस का 8 7 56, तो 360 माइनस 56 304 डिवाइड में 425। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी 60 नमूने यानी 60 सैंपल हैं और समीशन ऑफ एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल है 18,000, ठीक है, और समीशन ऑफ एक्स किसके इक्वल है 960 के, और हमें प्रसरण यानी वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस, ठीक है ना। दैट इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या है वेरिएंस निकालने का, तो उसका फॉर्मूला है एन समीशन एक्स स्क्वेयर माइनस समीशन ऑफ एक्स का स्क्वेयर डिवाइड में एन इंटू एन माइनस 1। ये सारी वैल्यू रख दीजिए, एन की वैल्यू सैंपल कितने हैं 60, समीशन ऑफ एक्स स्क्वेयर 18,000 माइनस समीशन एक्स 960 का स्क्वेयर डिवाइड में 60 इंटू 59, ठीक है ना। जब आप इनको सोल्व करोगे, ठीक है ना, इस सारी वैल्यू को, आपके पास आएगा 44.7 समथिंग। ऑप्शन में ऑप्शन जो बी है वो सबसे नज़दीक है, तो 44 जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर लंबाई तथा 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक आयत है, छः सेंटीमीटर लंबाई है और 2 सेंटीमीटर क्या है चौड़ाई है। हमें इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है इसकी, ठीक है। तो ये एंगल कितने का है 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ये क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम ये निकाल सकते हैं। ये मान लिया x है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, x का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के, यानी 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 40, x किसके इक्वल आएगा √40, किसके इक्वल होता है 2√10 के। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3668 के डिवाइड में 524 माइनस 9, ठीक है ना, 3668 524 और 9, ठीक है। तो बोर्ड में उसका रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये तो ब्रैकेट है, पहले क्या सॉल्व होगी डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ना तो मल्टीप्लिकेशन है ना ही एडिशन, तो पहले क्या होगी डिवीजन सॉल्व और फिर सब्ट्रैक्शन। तो 3668 के डिवाइड में क्या है 524, ठीक है ना, माइनस 9, तो ये किस पे कैंसिल होगा 7 पे, 524 एक कम 524 और 7 पे कैंसिल हो जाएगा। तो 7 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू माइनस का 2। तो बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 7x स्क्वेयर को हल कीजिए, यानी सोल्व करना है। तो 3x के अंदर मल्टीप्लाई होगी, क्या होगा 3x स्क्वेयर,
फिर माइनस का 1 था तो 3x की इसके साथ गुना करेंगे तो 3x, फिर माइनस का 7x स्क्वेयर। 3x स्क्वेयर और माइनस 7x स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, माइनस का 4x स्क्वेयर माइनस का 3x। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.1404 को भाग कीजिए 0.06 से, तो कैसे करेंगे। 1404 तो डेसिमल हटाएंगे तो 4 जीरो आएगी नीचे, 3 4, और डिवाइड में क्या है 6, तो 0.06 का भी डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड में 100, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, तो अब ये कैंसिल कीजिए, 6 पे 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, यानी 234/100, तो ये आ जाएगा 2.34। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है w, x और y की वैल्यू दी गई है और z की भी, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देख सकते हो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसमें y कहीं भी नहीं है, तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू है 3, फिर अंडर रूट अंदर क्या है 3 प्लस wz है, w की वैल्यू है माइनस का 2 और z की वैल्यू है माइनस का 1/2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 3√3 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1, 3 प्लस 1 कितना होता है 4। ठीक है, 3 इंटू √4 किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस 2 के, तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 6 के। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटेंजेंट x इक्वल है 5/12 के साइन x प्लस कोस x की वैल्यू निकालिए। अब कोटेंजेंट x किसके इक्वल है 5/12। ठीक है, एक ट्रायंगल। अब कोटेंजेंट x होता किसके इक्वल है, कोटेंजेंट x होता है, देखिए टेंजेंट x का उल्टा होता है, टेंजेंट x होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, और कोटेंजेंट x होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। तो कोटेंजेंट x 5/12 है, तो बेस कितना हुआ 5 और परपेंडिकुलर कितना हुआ 12, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, 144 और 25 169, तो 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13। ठीक है ना, ये एंगल कितना है x, तो हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल थी, वो आ गई 13। ठीक है, मुझे साइन x प्लस कोस x की वैल्यू निकालनी है। साइन x किसके इक्वल होता है, लंब बटे कर्ण यानी 12/13, प्लस कोस x किसके इक्वल होता है, आधार बटे कर्ण यानी 5/13। ठीक है, 13 डिवाइड में सेम है तो एलसीएम ले लूँगा, सेम आएगा, 12 प्लस 5 17, यानी 17/13 जो है वो इस इक्वेशन का आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है।